गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने कहा सर आपने हमें फूड के ऊपर एक स्टोरी सुनाई थी कि दिल्ली के लोग अधिक मसाला क्यों खाते हैं, तेल क्यों खाते हैं, ऑयली चीजें क्यों खाते हैं। बड़ी अच्छी लगी वो स्टोरी हमको। ऐसी ही कुछ स्टोरी और सुनाइए। तो दरअसल मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं ना, वो कहीं ना कहीं रिसेंटली मैंने पढ़ा होता है या कहीं मुझे कोई सोर्स मिला होता है उसका, तो उसके आधार पर बताता हूं आपको। कल मैं ऐसी कुछ पढ़ रहा था तो मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी स्टोरी मिली। मतलब स्टोरी क्या बोलूंगा, एक फैक्ट मिला मुझे कि जिस टमाटर को हम लोग आज देखना घर में जब सब्जी बनती है ना, तो हम लोग जो है वो बहुत सारा टमाटर इस्तेमाल करते हैं। हर चीज में टमाटर, ग्रेवी में टमाटर डाल देंगे, यहाँ टमाटर वहां टमाटर, ठीक है। मतलब आज ये हालत है कि इंडियन क्यूजिन में कि आप जो है टमाटर के बगैर काम नहीं चल सकता। टमाटर, ठीक है। और टमाटर हमारे कंट्री में सिर्फ 150 वर्ष पहले आया है। मतलब सोचिए, टमाटर हमारी कंट्री में सिर्फ 150 वर्ष पहले आया है। और टमाटर को अंग्रेज लोग के लेके आए थे और इसको बोलते थे लव एप्पल। मतलब टमाटर का जो ब्रिटिश नेम था उस समय वो था लव एप्पल। मतलब इंडियन कल्चर में टमाटर था ही नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि आलू जो है वो 300 वर्ष पहले इंडिया में आया था। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर आपने कहा कि द्रौपदी ने जो है वो पानी पूरी बनाई थी, उस समय लिखा महाभारत में, तो आलू कहां से आ गया? तो बेटा वो आलू नहीं था, वो रतालू होता है ना, जो पुराने कंद होते हैं, वो कंद, वो भी आलू के समान ही कंसिडर किए जाते हैं। हम हिंदी में आलू वर्ड किसी के भी यूज करते हैं, जमीन में से निकलता है, ठीक है। दरअसल पोटैटो अलग है, स्वीट पोटैटो अलग है, ठीक है। तो वो बेसिकली कहते हैं कंदमूल खाते थे, स्वीट पोटैटो वाला हिस्सा था वो, ठीक है। खैर, तो फिर मैंने बताया आपको कि जो सब्जियां जो हमारे कुजीन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो बहुत बाद में आई। हाँ, ये जरूर है कि बैगन, कहते हैं कि बैगन जो एग प्लांट या बैगन है वो इंडियन ओरिजिन का है। उसका जिक्र जो है आपको पुराने वेदों में भी मिलेगा, आपको पूजा पाठ में उसका यूज करेंगे कि बैगन जो है वो बहुत पुराना है। फिर रही बात हम जो खाने में दाल चावल खाते हैं या हम जो है वो अपना गेहूं खाते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे मालूम चली कि जो हमारे पुराने अनार्य जो प्रिमिटिव इंडियंस थे, जो इसी जगह पर रहा करते थे बहुत पहले, हड़प्पा वगैरह की संस्कृति से बहुत पहले की बात करें, कि जो प्रिमिटिव इंडियंस थे वो गेहूं खाते थे, वो चावल नहीं खाते थे। वो उसके बाद जब आर्य लोग आए, जब आर्यंस आए तो उन्होंने चावल खाना शुरू किया। यहाँ पे वो चावल खाते थे। वो ऐसा मानते थे कि जो लोग गेहूं खाते हैं वो लोग जो है वो निम्न वर्ग के लोग हैं और चावल खाते हैं वो उच्च वर्ग के लोग हैं। लेकिन समय के साथ साथ धीमे धीमे फूड आपस में इंटरचेंज होते चले गए और ये फूड ने जो है वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर ली। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी है कि सबसे अधिक सेक्युलर, सबसे अधिक डेमोक्रेटिक यदि कोई है तो वो हमारा भोजन है। हम कभी अपने फूड से ये नहीं पूछते कि तुम जो है वो अंग्रेजों ने छोड़ा तुमको कि मुगल समय के हो तुम, के हम जब बिरयानी खाते हैं, कबाब खाते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि आपकी मुगल लोग इसको छोड़ गए थे, ठीक है। जब हम जो है वो कोई सैंडविच खाते हैं या कोई हम जो है वो ऐसी डिश खाते हैं जो अंग्रेजों ब्रिटिश से सिजलर हुआ, इसको हम ये नहीं बोलते कि भाई फॉरेनर छोड़ के गए इसको। बहुत एकदम सेक्युलर है और एकदम मतलब हमारा जो फूड है ना, मतलब वो उससे अच्छा मतलब कुछ है ही नहीं है। और भारत तो खैर आव भगत का देश ही है। एक स्टोरी बड़ी अच्छी लखनऊ की स्टोरी कहीं मैंने पढ़ी कि लखनऊ में क्या था कि जो है वो बड़ा इमामबाड़ा कोई एरिया है वो बन रहा था। मैं तो लखनऊ देखा नहीं उतना, ठीक है। तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि बड़ा इमामबाड़ा का जो एरिया था वहां पे बहुत बड़ा चारा चौड़ा बड़ा भारी काम चल रहा था। तो कई हजारों मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। अब जो है वो उसको एक निश्चित टाइम लाइन दिया गया था कि भाई जल्दी से बनना चाहिए ये बिल्डिंग जो है, इमारत जो बन रही है। तो नवाब ने बोला होगा अपने उनको, भाई जो है मजदूर लोग जो है उनके खाने पीने का अरेंजमेंट वहीं पे करो ताकि वो खाए पिए वहीं पर और जो है वो इमारत का काम चलता रहे। तो उस जमाने में क्या था कि भाई मजदूरों के लिए खाना बनाने अलग से कोई बहुत बड़ी रसोई की बजाय क्या किया था उन्होंने कि भाई चावल जो है खूब सारा चावल वो उबाल दिया करते थे। उसमें जो भी सस्ती सब्जी अवेलेबल थी मार्केट में, जो भी सस्ती सब्जियां जो मार्केट में अवेलेबल थी, जो भी एक्स्ट्रा जो कोई मीट कुछ बचा है तो वो सब डाल डूल के जो है वो चावल के साथ ही उबाल देते थे, कुछ मसाले डाल देते थे वो, और वो मजदूरों को परोस दिया करते थे वो। मतलब ऐसी डिशेस में टाइम बचे कि पता चला सब्जी अलग से सर्व किया, चावल अलग सर्व किया, फिर मिलाओगे, मिक्स करोगे, फिर खाओगे, वो सर्व करेगा 3 बार। मतलब सोचिए इतना टाइम बाउंड काम था कि भाई ऐसा ना हो कि हम एक बड़ी थाली में, बड़े थाल में आपको चावल दें, फिर सब्जी परोसें, फिर आप मिला के खाओगे। नहीं, हम पहले से ही मिला कर दे रहे हैं, तुम फटाफट अंदर पेट में डालो, अपना काम पे लग जाओ।
तो वहां पर जो है वो उस समय उन्होंने चावल में जो सब डाल डूल के उन्होंने वो उबाल कर मजदूरों को देना शुरू किया। ठीक है, वो था बेसिकली इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द दम बिरयानी, जो लखनऊ में है कि दम बिरयानी बोलते हैं इसको, उसकी शुरुआत थी उसकी। तो वहां से जो है लखनऊ के नवाब जब निकल रहे थे तो उनको बड़ी अच्छी खुशबू आई वहां से कि भाई ये क्या पक रहा है, इतनी बढ़िया खुशबू, भोजन इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा मजदूरों का खाना पक रहा है। उन्होंने कहा मजदूरों का ऐसा कैसा खाना पक रहा है कि हमारी जो नवाबी रसोई से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है जितनी अच्छी खुशबू इनके किचन से आ रही है, ऐसा क्या है। उन्होंने कहा साहब एक डिश बनाया है इनके लिए जिसमें कि चावल में सब चीजें डाल देते हैं, डाल के मसाले डाल के और फिर सर्व कर देते हैं। उनने अपने खानसामा जो रसोईया उसको खानसामा बोलते थे, उसको उन्होंने भेजा वहां पे कि पता करो भाई जाके क्या बन रहा है, वो हमें भी खाना है। वो खानसामा जाके पता क्या आके बोला साहब हुजूर ऐसा है कि वो बन तो रहा है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, और मैंने रेसिपी पता कर ली, लेकिन वो इतना सब स्टैंडर्ड सामान डाला उसमें कि आप खा नहीं पाओगे। उन्होंने कहा हमारे लायक बनाओ उसको हम, लेकिन खुशबू वैसी आना चाहिए। जब किचन में तुम पकाओगे, जब बनाओगे, तुम अपने रसोई में पकाओगे तो हमको बुलाना, हमको खुशबू वैसी चाहिए। ठीक है, हम भी खाना चाहते हैं वैसा। तो भाई ठीक है, तो फिर वहां उसमें काजू किशमिश बादाम डाले गए, उसमें अच्छा मीट डाला गया, अच्छे ऐसे करके जो है वो बिरयानी शुरू हुई लखनऊ में, दम बिरयानी के तमाम तरीके के। मतलब फिर वो जो है वो नवाब को पसंद आया, जो आज दुनिया भर में पॉपुलर है। के ऐसा नहीं कि बिरयानी पहली बार वहीं बनी थी, बिरयानी और भी जगह बन रही थी, लेकिन जो बिरयानी का वेरिएंट वहां बना वो दुनिया भर में पॉपुलर हुआ दम बिरयानी के नाम से। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मैंने जब लखनऊ के बारे में कुछ पढ़ रहा था, वो मेरे बहुत सारे बच्चे लखनऊ से हैं, सोचा मैंने कि कभी मन करेगा तो कभी लखनऊ जाऊंगा एक दिन बच्चों से मिलने के लिए, कभी टाउट के लिए, कभी मैं कल कोलकाता जाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं जहां पढ़ता रहता, पटना जाऊंगा मैं, पढ़ता रहता हूं उसके बारे में। तो एक और कि भाई वहां पे लखनऊ में बड़ा पॉपुलर है गिलोटी कबाब। गिलोटी कबाब जो है वो मुंह में डालते ही घुल जाता है। तो कहते हैं साहब कि गिलोटी कबाब की शुरुआत जो है वो ऐसे हुई कि जो लखनऊ के लास्ट नवाब जो थे, जो अंग्रेजों के ट्रांजिशन से पहले के जो नवाब थे, नाम भूल रहा हूं उनका मैं, तो उनके दांत पूरे झड़ गए थे, उनके डेंटल प्रॉब्लम थी, दांत उनके बचे नहीं थे और कबाब खाने के भारी शौकीन थे। अब नवाब थे, कबाब खाने के बड़े शौकीन थे, उनको लगता था कि जीवन ही व्यर्थ है, कबाब नहीं खाने मिल रहा है, मतलब यदि मैं कबाब नहीं खा पा रहा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा यार मैं तो चबा नहीं पाता हूं कुछ भी, अब तुम जो कबाब दे रहे हो उसको कैसे करूं। तो उन्होंने अपने रसोइयों का बोला कि भैया कोई ऐसा कबाब बनाओ जिसको मुंह में डालते ही घुल जाए, चबाने की जरूरत ही ना पड़े। उस रसोइये ने 3-4 महीना मेहनत किया, उसने अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करता रहा और फाइनली गिलोटी कबाब बनाया उसने और बोला कि भाई ये खा के देखो नवाब साहब, खाया मुंह में घुल गया, तब से वो पॉपुलर हो गया यहाँ पे। मतलब लखनऊ की ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आप जब कभी लखनऊ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा पढ़ के। एक टुंडे के कबाब बड़े फेमस है, जो लखनऊ के बच्चे हैं वो जानते होंगे टुंडे कबाब। ठीक है, तो टुंडे कबाब के बारे में है कि भाई कि जो जिन्होंने उस दुकान को शुरू किया वो कई साल गुजर गए, उसको 70-80 साल 90 साल हो गए दुकान को के, और भी अधिक हो सकता है, लेकिन लखनऊ गए और टुंडे के कबाब ट्राई नहीं किया आपने, मतलब आपने कुछ खाया नहीं लखनऊ में। लोग कहते हैं कि टुंडे कबाब लखनऊ की पहचान बन चुके हैं। तो वो कहते हैं कि पतंग किसी जमाने में पतंग उड़ा रहे थे, वहां से जो है वो गिर पड़े, उनका हाथ टूट गया, एक हाथ उनका काम नहीं करता था, तो लोग बाग उनको चिढ़ाने लगे, टुंडे टुंडे बोलते हैं लोग बाग, एक हाथ यदि काम ना करे, लूला टुंडा के। तो उन्होंने क्या किया कि भाई वो, लेकिन वो कबाब बनाने में बड़े एक्सपर्ट थे, तो अपने एक हाथ से ही कबाब बनाते रहो, और एक हाथ से वो इतना अच्छा कबाब बनाते रहे कि लोग की पूरे लखनऊ में कबाब फेमस हो गया। तो कबाब का नाम ही पड़ गया टुंडे के कबाब। अरे कहाँ जा रहे भाई, टुंडे के पास जाके कबाब खाना, तो टुंडे कबाब एक नेशनल लेवल का ब्रांड बन गया, आप सोचिए। ठीक है, अजीबोगरीब स्टोरीज है सारी फूड के बारे में। लखनऊ के लोग जो है वो अपने, उसके बाद हम बनारस की यदि बात करें हम, तो बनारस में भी सेम फूड कल्चर है बनारस में, लेकिन क्या है वेज फूड को बहुत मायना दिया था वहां पे जो है वो, क्योंकि हिंदू धर्म के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कहते हैं कि बनारस इतना पुराना है, यानी बनारस इतना पुराना है जितना पुराना इतिहास नहीं है। आप बोलोगे ये कौन सी बात हुई सर, इतिहास को लिखने की तारीख तय होती है, मतलब कि कहां से इतिहास शुरू होता है, देयर इज अ पर्टिकुलर डेट कि यहां से ये हुआ, यहां से हुआ। कहते हैं लखनऊ जो बनारस है उससे भी पुराना है। बनारस जो है वो उससे, जब जहां से हिस्ट्री लिखना शुरू किया गया बनारस, उसके बाद प्रॉपर हिस्ट्री की डेट वाइज हिस्ट्री लिखना शुरू किया गया, बनारस उससे भी पुराना है। मतलब एंशिएंट सिटी, दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। तो वहां पर जो है वो एक डिफरेंट टाइप का कल्चर है, तो वहां पर जो है वो
जो है कचौरी और आलू की सब्जी का नाश्ता, और जो है अपना फ्राइड जो चीजें होती हैं, तमाम बनारस के बहुत सारी डिशेज चलती हैं। लेकिन वेज डिश जो है बनारस में सबसे पॉपुलर है वेज, क्योंकि वो हिंदू धर्म का पूरा केंद्र जैसा है, तो वहां पर सिर्फ वेज डिश ज्यादा चलती है। ठीक है, तो कहते हैं आपके बनारस के लोग इतना खाना खाते, इतना भोजन क्या करते थे कि इतना खाना खाने के बाद अब पचाएं कैसे उसको। तो पचाने के लिए उन्होंने क्या इन्वेंट किया, बनारसी पान। कि पान जो है, बनारस का पान पूरी दुनिया में फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है, हर जगह। भाई कौन सा पान लगा रहे हो, बनारसी पान लगाओ। तो बनारसी पान जो है बड़ा फेमस था। तो बनारसी पान जो है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसे खाना खाने के बाद खाने पर कुछ जूस निकलता है, उससे जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो फूड हिस्ट्री भी हमारी ऐसी नहीं बनी हो, उसके पीछे भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है। मतलब जो एक इन्वेंशन है, बहुत सारी चीजें पता लगाई गई कैसे खाना है। बतलाते हैं कि जो है हिमाचल में गद्दी करके एक नोमेडिक कम्युनिटी है, जो घुमक्कड़ लोग हैं। गद्दी उस समुदाय का नाम है गद्दी। नोमेडिक लोग हैं जो घुमक्कड़ लोग हैं, बकरी पालते हैं वो लोग एक पॉइजनस आईवी खाते हैं। पॉइजनस आईवी मतलब है एक पौधा है जो जहरीला होता है, इसको छू दोगे तो पूरे बॉडी में खुजली हो जाएगी, खा लोगे तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। उस पौधे को तोड़ते हैं, और तोड़ते भी हाथ से नहीं तोड़ते, वो एक कैंची आसमान चीज होती है उससे तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसको साफ करते हैं, उसे उबालते हैं, उबाल कर उसकी सब्जी पकाते हैं और उस सब्जी को वो खाते हैं। उसमें कई सारी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, कई सारी मेडिसिन उसके अंदर होती है, और उससे वो लोग इतनी ठंड में भी सर्वाइव कर पाते हैं और बगैर किसी बीमारी के, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, स्वस्थ रहते हैं, 80-80 साल तक की उम्र तक जीते हैं। उन्होंने अपने आसपास की, जो हिमाचल के आसपास की जो ऊंचे पहाड़ों पर जो प्लांट्स हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू को पहचान रखा है और उनको वो रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। ये भी फूड कल्चर है। पंजाब में जाओगे आप तो सरसों से बहुत लगाव है, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे कुछ भी है, ऊपर से दाल में घी डाल लेंगे, लेकिन पकेगा खाना सरसों के तेल में। सरसों के तेल के का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में भी है, पुराने समय के वेदों में भी प्रेजेंट है वो। तो सरसों का तेल जो है उसमें जो मेडिसिनल वैल्यू है वो किसी और ऑयल में नहीं है। तो सरसों के तेल में खाना पकाते हैं स्वस्थ रहने के लिए वो लोग। सरसों का साग खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं। अब मक्का तो बहुत बाद में आया है, मक्का तो अंग्रेज लोग लेके आए, अमेरिका से आया मक्का, लेकिन सबसे सस्ता वही था उस समय जो आसाम से खेत में उगता था। तो मक्के की रोटी खाना शुरू किया। तो कहीं पे भी हम जब जाते हैं ना तो कुछ आप खाते हो। जैसे मैं जब मैं हरिद्वार गया, और जब मेरे को जिम कॉर्बेट जाना था तो मैं हरिद्वार गया, तो मैंने देखा कि कचौड़ी लाइन से लोग खा रहे, दूध पी रहे हैं, वो गिलास में लेके वो रबड़ी वाला दूध पी रहे हैं, अपने तो एक घूंट ना पी पाए। तो जब आप किसी गली में किसी जगह पे जाते हैं आप, तो वहां का जो कल्चर देखते हैं आप, फूड देखते हैं आप, वो उस शहर की पूरा इतिहास को बतला रहा होता। मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। किसी भी शहर में घूमने जाओ, वहां की लोकल गली जरूर देखो जहां पे स्ट्रीट फूड मिलता हो, खाओ चाहे मत खाओ। मैं गुजरात गया था, तो गुजरात में पता नहीं क्या डिश का नाम भूल गया अभी, तो मैं तुम ही बताना। वो मूंगफली होते हैं, वो बन जैसा होता है, उसमें अंदर मूंगफली डालते हैं, अंदर उसमें ग्राउंडनट का कुछ पेस्ट डाला होता है उसके अंदर। अमेजिंग, उसका कैसा स्वाद ही डिफरेंट था वो, यार नाम भूल गया एकदम उसका। आपको पता होगा, आप बताइएगा जरूर के। तो हर जगह का फूड, वहां का एक कल्चर। अब मैंने पूछा जब गुजरात में कि भाई ये क्यों, वहां का स्ट्रीट फूड है, बड़ा पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, एकदम नाम स्किप कर गया मेरे को। गुजरात में बता, ब्रेड जैसा बन होता है, बन के बीच में मूंगफली का पेस्ट जैसा होता है जो बिल्कुल मसालेदार बना होता है और बड़ा खट्टा मीठा खाने में अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो काम करते थे ना, तो उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो, उनका कार्ब प्रोटीन का बैलेंस कैसा हो, फैट का, तो जल्दी फास्ट फूड जो जल्दी से खा के अपने काम पे निकल जाओ, वो ये था, ऐसे रिवॉल्व हुआ। तो हर जगह एक सिंपल सी दिखने वाली कचौड़ी जो है ना, उसकी भी अपनी कहानी कचौड़ी की, कि भैया लोग ट्रेवल करते थे पहले, लंबा दूर तक ट्रेवल करते थे। अब दूर तक ट्रेवल करने में क्या होता है, खाना कहां बनाएंगे, बार बार जंगल का रास्ता है, तो ऐसा फूड बनाओ जिसके लिए अलग से सब्जी ना रखनी पड़े, खराब भी ना हो। तो कचौड़ी के अंदर चूंकि जो है वो आप मूंग दाल होता है, वो भुना हुआ मूंग दाल का जल्दी खराब नहीं होता है वो, फिर आपने उसको फ्राई कर लिया है तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ गया है, 3 दिन तक 4 दिन तक खराब नहीं होती थी वो। ऐसे लोग सफर पूरा करते थे। मिठाइयों के ऊपर चांदी का जो कवर लगा होता, तुमने देखा होगा दुकानें मिठाई होती, उसमें सिल्वर फॉइल लगा होता, लोग कहते हैं स्वास्थ्य के लिए खराब होता है वो। हाँ,
आधुनिक रिसर्च कहती है कि हैवी मेटल इज नॉट गुड फॉर किडनी। लेकिन पहले के समय में क्या था, फूड को स्पॉइल होने से रोकने के लिए कोई बहुत ज्यादा उपाय थे नहीं, तो अधिक चाशनी में अधिक मीठा। आज के लोग बोलते हैं कम मीठा बनाओ, मतलब लोग कहते हैं खीर में कम शुगर डालो, मिठाई में कम शुगर डालो, तो भैया मिठाई नहीं बची वो तो। पहले अधिक शुगर वाला फूड क्यों बनता, क्योंकि उसमें कैलोरी अधिक होती थी, शुगर होती थी, शुगर के हाई परसेंटेज से उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते थे, तो उसकी सेल्फ लाइफ अधिक थी। चांदी का बकर लगा दोगे तो उसकी लाइफ और बढ़ जाया करती थी, तो मिठाइयां जल्दी खराब नहीं होती है। जिस मिठाई में सिल्वर फॉइल लगाया हो वो जल्दी खराब नहीं होगी। वो सिल्वर जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, एंटीबैक्टीरियल भी काम करता है वो। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। तो फूड इज ऑल अबाउट द कल्चर एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस। जब तुम जाओगे कभी घूमने, मैं कहता हूं कि आप सब लोग पहले अपना पढ़ो लिखो, अच्छे से कॉलेज में पहुंचो, जब आपका पूरा एजुकेशन पूरा हो जाए तो एक बार इंडिया का कोई एक ट्रैक पूरा घूम के आना और उसको खुले दिमाग से समझना, सोचे बगैर कि यहाँ पे क्या होता है, क्या अच्छा करते हैं क्या बुरा करते हैं, ये मत सोचना। ये सोचना कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों ये ऐसा करते हैं। जब मैं जो है वो थाईलैंड के कुछ किसी एरिया में मैं घूम रहा था, जो इंटर वाला एरिया, वहां पे परमिशन लेके देखे तो वहां पे ट्राइबल लोग जहाँ पे कीड़े मकोड़े खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। तो गाइड ने बताया कि सब इंसेक्ट्स इसलिए खाते हैं कि इनको प्रोटीन के बाकी सोर्स के लिए पैसा ही नहीं इनके पास में, तो ये कीड़े पकड़ के खाते हैं। अब कोई कीड़ा खा रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि तो बुरा कर रहा है ये काम ये, लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं है प्रोटीन सोर्स के, तो कीड़े खा रहा है। तो फूड इज ऑल अबाउट कि जो सोसाइटी यहाँ रहती है वो कैसे इंटरेक्ट करती है, क्या रिसोर्स उसके पास अवेलेबल है, उस पर निर्भर करता है ना। चलिए, तो आज आपने एक रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने आज केवल खाने के बारे में बात की। आज संडे है, जमकर खाना। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।